नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। देश के उन जवानों ने फन ऐसा दिखलाया, अरे पत्थर की हकीकत क्या, फौलाद को भी पिघलाया। जहां परिंदे भी अपनी थरवास से बेजार हो जाते हैं, उन पर्वतों की ऊंचाइयों पर तिरंगे फहराए जाते हैं। जी हां, आज बात हो रही है हमारे देश की सेना की, हमारे देश के गौरव की, हमारे देश के आन बान और शान की, हमारे गर्व की, हमारे अभिमान की। जी हां, बात हो रही है आज भारतीय सेना की। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 40 साल तक सेना में रहकर देश की सेवा की है, देश की रक्षा की है। ऐसे ही बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है कर्नल अनिल कुमार माथुर सर, जिन्होंने देश की 40 साल तक सेना में रहकर सेवा की है। सर, आपका पहले तो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर के परिचय में एक बात और जोड़ देता हूं कि सर सेवानिवृत्त होने के बाद में जो युद्ध में जो घायल सैनिक होते हैं, उन सैनिकों की देखभाल कैसे की जाए, उन सैनिकों के क्या अधिकार है, उनके लिए जो संस्थाएं बनाई गई है, उसमें भी लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। तो सर के साथ आज सेना को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे देश का जो गौरव है, हमारे देश का जो अभिमान है, सेना को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। 40 साल तक आपने हमारे देश की रक्षा करी, देश की सेवा की, और हम सब के लिए बड़ा गर्व का ये पल है कि आप ही की वजह से हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि मैं भारतीय सेना में रहा। भारतीय सेना, जैसा आप जानते हैं, कि विश्व की सबसे मानी हुई और युद्ध में जो पारंगत सेना है वो है सर। और इससे ज़्यादा बहादुरी के किस्से शायद बाकी, क्योंकि मैं थल सेना का हूँ इसलिए नहीं कह रहा, बाकी विश्व की सेनाओं में शायद ऐसे उदाहरण ना मिले जो कि भारतीय सेना और थल सेना में मिलते हैं। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है और हम देख भी रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए भी बड़ा गौरव का पल है कि आपने खुद भारत की तरफ से युद्ध भी लड़े। क्या कुछ अनुभव रहे, उसी से शुरुआत करते हैं। सर, मैं जैसे ही सेकंड लेफ्टिनेंट बना तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को सबसे पहले सियाचिन, मैं कश्मीर में पोस्टेड था, तो मैं वॉलंटियर होकर सियाचिन ग्लेशियर गया। तब सियाचिन ग्लेशियर एक नया एक संघर्ष था हमारा, और कुछ लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे। हमारे पास इक्विपमेंट भी पूरे नहीं थे। फिर भी मैं वॉलंटियर हुआ, और क्योंकि ये एक युद्ध उस हाइट पे लड़े जाने वाला पहली बार था जो भारतीय सेना को सबसे अभी भी वो सबसे टफ है सर। 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पे हम लड़ते हैं। तो वहाँ गया, और वहाँ बिल्कुल ही अलग ढंग की लड़ाई थी। अलग ढंग की लड़ाई मतलब हमारी लड़ाई हमारे दुश्मन पाकिस्तान से कम थी, और मौसम से और उनसे ज़्यादा थी। तो हमारी बहुत कैजुअलिटी हुई थी। हमारे पहले इक्विपमेंट और साजो सामान भी उस ढंग के नहीं थे। बाद में 40 साल पहले हम कल्पना कर सकते हैं। सर तो उस दौरान फिर कौन सी पोस्ट किसकी है किसी को नहीं मालूम था। वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो उसके बाद जहाँ पर भी जिसको भी मौका मिल जाता था, हमारी सेना या उनकी सेना को, तो हम जाकर बैठ जाते थे। मकसद ये होता कि ज़्यादा हाइट हम पकड़ सकें। तो ऐसी एक पाकिस्तानी पोस्ट थी। तो हम 2 सैनिक गए। हमने एक दिन देखा कि शायद बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, तो वो सैनिक, उनके सैनिक कुछ शायद राशन लेने या कुछ एम्यूनिशन लेने गए होंगे। तो हम दोनों ने प्लान बनाया और उस पोस्ट पे जाके बैठ गए। फिर उसके बाद अगले 2 दिन तक हमारे पर आर्टिलरी की बम्बार्डमेंट होती रही। मौसम से भी लड़ रहे थे, दुश्मनों से भी लड़ रहे थे सर, दोनों चीजें। और उस दौरान क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाया, ना आना चाहता था, ताकि अगर हम हट जाते वहाँ से तो फिर से वो आ सकते थे। तो उस दौरान मुझे और मेरे साथी के हाथ पांव गल गए थे। तो उसमें मुझे मेरे बाएं हाथ की उंगली गई, राइट बिग टो गई, तो ऐसे चला गया सर। तो वो शुरू की लड़ाई में एकदम युद्ध को और दुश्मन को आंखों सामने देखना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव था सर मेरे लिए। उस वक्त के अनुभव और आज वर्तमान में जो सेना का आप स्तर देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर? एक सैनिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना पहले जैसी थी वैसी भी अभी है। हमारा जोश व खरोश, हमारे सैनिकों में वो मर मिटने का जज्बा, देश के ऊपर कुर्बान होने का, अपने साथी के लिए कुर्बान होने का जज्बा, अपनी रेजिमेंट के लिए
सब कुछ भी कर गुजरने का जज्बा, वो कुछ भी कम नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से जज्बा तो खैर कम होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए देश के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करी जाए, क्योंकि चुनौतियां भी बढ़ी है पूरे विश्व को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि अपने अनुभव से भी और उसके बाद भी जो अब हो रहा है सेना में, नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी, रिकॉनेसेंस की, सर्वेलेंस की, ये बहुत अच्छी हमारे लिए। तो हमको और ज़्यादा, ये हमारे फोर्स मल्टीप्लायर हैं सर, हमारी शक्ति को और बढ़ाते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा जो कदम लिए जा रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ से और नए इक्विपमेंट की तरफ से, नए वेपन सिस्टम की तरफ से, ये बहुत ही हमारे लिए, तीनों सेनाओं के लिए बहुत ही हौसला बढ़ाने की बात है सर। बात अगर अग्निवीर योजना की करी जाए, जैसे केंद्र सरकार अभी कुछ सालों में अग्निवीर योजना लेकर आई है, ये जो अग्निवीर योजना है इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब एक सैनिक होने के नाते तो मैं, मेरे लिए सभी सैनिक जो आएंगे अग्निवीर के थ्रू आए या किसी और भी, वो सब देश की रक्षा के लिए आ रहे हैं। मगर जो ओवरऑल कुछ सोच है देश की, सरकार की, उसके लिए अभी इतनी जल्दी कुछ भी कह पाना ये गलत होगा जी। क्योंकि अभी शुरू तो हुआ है, कुछ पहले शुरुआत करके तो देखें, 2 कदम चल के तो देखें, तो अच्छा है, तभी तो ये सोच है। बाकी उसमें उसके ऊपर कमेंट करना या क्रिटिसाइज करना, ये इट बी टू देश के युवाओं को तैयार करना कि जरूरत पड़ने पर युवा देश की रक्षा में अपनी भागीदारी निभा सके, जैसे अन्य देशों में होता है। इजराइल की बात करी जाए, ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, यूक्रेन में देखिए किस तरीके से कहीं कहीं किसी किसी देश में तो ये भी है, अनिवार्य रूप से आपके घर के एक सदस्य को सैनिक की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं उसको सर। वैसे ऐसी मजबूरी देश में नहीं आई है, ना आएगी भी आने वाले सालों में, क्योंकि सेना बहुत सक्षम है सर। और जो फिलहाल हम अपने आसपास खतरा देखते हैं या मंडराता हुआ खतरा देखते हैं, वो हम हैंडल कर सकते हैं सर। ऐसी कोई खौफजदा होने की या डरने की बात नहीं है। ये बात भी है। एक समय था जब महिलाओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता था कि पुलिस में नहीं जा सकती, सेना में नहीं जा सकती, लेकिन समय बदला और पिछले कुछ सालों में महिलाओं को भी सेना में अच्छी से अच्छी रैंक मिली है। नहीं, बहुत हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे महिलाएं सामने आ रही हैं और देश की रक्षा में हमारे, जब घर में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा परिवार, हमारा समाज संभाल रही हैं, हमारा देश संभाल रही हैं, तो सेना में हमारे साथ आगे बढ़कर दुश्मन को दांत खट्टे करने में भी हमारे साथ चलें, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। और बहुत अच्छा स्टेप है सर जी। सेना सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाएं भी जो आती है सर, उसमें भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सर, वो ऑपरेशन गरिमा हो, ऑपरेशन राहत हो, जिस तरीके से बाढ़ वगैरह आ जाती है उस बिल्कुल सर, हम इस देश का हिस्सा हैं, इसकी कोई भी प्रॉब्लम पहले हमारी, अगर हम सक्षम हैं वहां करने के लिए तो बिल्कुल जाएंगे और वॉलंटियर होकर जाएंगे। अपने ही तो देशवासियों को बचा रहे हैं जी, न केवल अपने देशवासी, बल्कि अगर और भी किसी देश को हमारी जरूरत पड़ती है, हमारी आर्मी, हमारी तीनों सेना इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि हम कहीं भी ग्लोब के ऊपर जाके मदद कर सकते हैं। यूएनओ की तरफ से भी अपनी सेनाएं भेजी जाती है, यूएनओ में भी अपनी एक सेना को स्थापित किया गया है, और भी आसपास के देशों में किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है तो भारतीय सेना अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है और भारतीय सेना को वहां भेजा जाता है सर। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारी सेना कोई छोटे मोटे देश की सेना नहीं है, इतनी ज्यादा, कई देशों की तो आबादी इतनी नहीं है जितनी कि हमारी देश की सेना है, स्पेशली थल सेना सर। तो अगर हम इतने सक्षम हैं, हमारी उस ताकत का क्या फायदा अगर हम किसी की जरूरतमंद की मदद ना कर पाए, और स्पेशली अपने ही देश में जहाँ कहीं प्रकृति या वैसे भी विपदा आ जाए तो हम नहीं पहुंच पाए, तो हमारा रहने का कोई वो औचित्य नहीं है। चीन और अमेरिका के बाद में अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में संख्या की दृष्टि से। सेना तो है ही, इसके साथ में रिजर्व जो है, रिजर्व लाइन है, वो भी है अपने पास में। बिल्कुल सर, क्योंकि स्पेशली हमारे देश की जहाँ दोनों तरफ ऐसे वी कॉल देम बेलिजरेंट नेबर्स, हर समय लड़ाई पे उतारू नेबर, हम नहीं है लड़ाई पे उतारू, हम तो शांति चाहते हैं। हाँ बिल्कुल शांति चाहते हैं सर। मगर ऐसे में जब दो आसपास लोग आपकी तरफ टेढ़ी निगाह से देख रहे हो तो हमको भी उतने ही फोर्सफुली उनकी तरफ देखना है, उनकी आंखों में आंखें मिला के बताना है कि कुछ भी ऐसा
गलत कदम मत लेना जिसमें उन देशों को पछताना पड़े। जी बिल्कुल। एक समय था जब भारत की जीडीपी में जो सैन्य खर्च है उसमें बहुत कम खर्चा किया जाता था सेना को, लेकिन अब भारत की जीडीपी का कई प्रतिशत भाग सबसे पहले सैन्य खर्च में लगाया जाता है। ये बहुत वेरी एनकरेजिंग फॉर अस, और बल्कि पूरे देश के लिए ये एक हर्ष की बात है कि सेना जो जब अब तक तो सब मान चुके हैं कि भाई थल सेना, वायुसेना, नेवी सेना, पूरी सशस्त्र सेनाओं का कोई जोड़ नहीं है जी। हम बेजोड़ हैं। तो अगर ऐसी शक्ति को हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रख रखाव के लिए अगर हम और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसा हम बातचीत के दौरान कह रहे थे कि अगर हम 4 से 5 करना चाहते हैं जी, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमको अच्छे से और अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल। तो अच्छे से अच्छा करने के लिए आपको कुछ ये बढ़ाना भी पड़ेगा, उनकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी, और पूरे विश्व में अपनी एक बहुत अच्छी छवि का निर्माण करना है सर। तो सेना को तो मजबूत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं है तब तक हम किसी और की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर जी। सुरक्षा की बात हो गई, प्राकृतिक आपदाओं में जिस तरीके से सेना काम करे इसकी बात हो गई। एक और बात, विश्व का सबसे बड़ा पुल भारतीय सेना बना रही है, कश्मीर में बन गया। बीआरओ का जो काम है वो भी काबिल तारीफ है। सर मैंने कहा ना कि सर हमारी देश की सेना, हम इतने वी आर सो बॉर्न लकी, सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, कि हम इस देश में, और इस देश की सेना आपको चारों तरफ से ऐसे जैसे दिए को फानूस बन के हिफाजत करते हैं ना, तो उस ढंग से सेना हमारे आसपास है, और ये बड़े फख्र की बात है पूरे देश के लिए। जी, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हमारी सेना मुस्तैद है। एक सैनिक से हम क्या कुछ सीख सकते हैं? सैनिक, बल्कि सैनिक देश से सीख रहे हैं जी, देश के इतिहास से सीख रहे हैं, हमारे वीरों के इतिहास से सीख रहे हैं, हमारी युद्ध में सक्षमता और सफलता से सीख रहा है। एक तो हम सीख रहे हैं, अब आप हमसे क्या सीख सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूं? वही पूछ रहा हूं आपसे। जिस तरीके से हम जैसे आप इतनी चुनौतियों का सामना करते हैं और हमारे जीवन में इतनी चुनौतियां आती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित नहीं रहती, हम अनुशासन का पालन नहीं कर पाते, तो आप किस तरीके से, जो हमारे दर्शक है उनको आप बोल सकते हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं? नहीं, मैं तो एक सैनिक होने के नाते कहूंगा कि सैनिक होने के नाते हाँ, कि आप मुझसे सीखे, मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर मैं मतलब एक सैनिक कभी खतरों से नहीं डरा। मैं नहीं, कोई भी सैनिक, ये जो कोई भी सैनिक हो तीनों सेनाओं में से, मैंने किसी को देखा नहीं कि पीठ दिखाते हुए, मैंने किसी को देखा नहीं काम से डरते हुए, मैंने किसी को देखा नहीं अपने से सीनियर की बात को ना मानते हुए, वक्त पर पहुंचने के लिए पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, बीइंग करेजियस, वो भी स्पेशली ऐसे जब खतरे सामने हों। वैसे तो हर आदमी 30 मार खान है, मगर जब सामने खतरा आता है तब आपका रियल टेस्ट है। तो मैंने फौज में कभी नहीं देखा कि कोई टुकड़ी या मेरे साथ की टुकड़ी या कोई भी टुकड़ी मैंने सुना हो कि वो पीठ दिखा के चली गई। जी, केंद्र सरकार की तरफ से अमृत कलश योजना अभी चलाई गई। मैं खुद दिल्ली में था, उस ऐतिहासिक पल का मैं भी साक्षी बना था। उसमें भारत के जितने भी शहर है, कस्बे हैं, वहां पे कोई सैनिक है, उनके घर से मिट्टी लाई गई, अमृत कलश में उनको भरा गया, और फिर दिल्ली में अमर जवान ज्योति के पास में एक और बनाया जा रहा है, एक तरीके से स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें इसी अमृत कलश में लाई गई मिट्टी से उसका निर्माण होगा। बिल्कुल जी। नहीं, ये बहुत, बल्कि सेनाओं के लिए, हम सैनिकों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये स्टेप लिया जा रहा है। ये अद्भुत है और अद्वितीय है सर, और इससे पूरा देश अपने आप को इन्वॉल्व समझता है देश की रक्षा में, देश की सेनाओं के साथ सर, और उनके प्रति उनकी श्रद्धा भी बढ़ती है, और उनकी जो कुर्बानी है उनको हमेशा याद रखते हैं। जैसे हमारा ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, ये तो पूरे विश्व में अद्वितीय है सर, और हर आदमी वहां पहुंच के वॉर मेमोरियल भी बना है, वॉर म्यूजियम भी जैसलमेर में बना है, काफी जगह बन रहे हैं, जिससे आजकल की जो युवा पीढ़ी जा रही है तो उनको भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल जी। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि स्पेशली जो वॉर जहाँ पर लड़ी गई थी, वहाँ पर मोटिवेट करने के लिए देशवासियों को, उनको स्पेशल एक प्रेफरेंस और तवज्जो देनी चाहिए, प्रेरणा मिले उनको, प्रेरणा, ये प्रेरणा स्थल है बेसिकली।
तो फिर ऐसे को अगर हम उनका और उनको डेकोरेट करते हैं, उनको और सुसज्जित करते हैं, तो और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी सर। मुझे पता है जब हम लोंगेवाला जाते हैं तो लोंगेवाला में एक स्मारक बनाया गया है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, तो हमें भी एक शौर्य की, बहादुरी की एक अंदर एक फीलिंग आती है उस तरीके से कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। सर तो इस तरीके के स्मारक तो और हर जिले में बनाए जाने चाहिए इस तरीके से, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि ना ये एक श्रद्धांजलि भी है और एक सीख भी है कि इन जो हमारे ही साथी, हमारे मतलब देशवासी जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी, उनसे हम प्रेरित होते रहें। अगर हमारे सामने वो सब चीजें रहेंगी तो प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहेगी, देशवासियों को सर। एक और जो स्कूलों में, कॉलेजों में एनसीसी के प्रोग्राम चलते हैं, स्काउटिंग के प्रोग्राम चलते हैं, तो आपको क्या लगता है इनको और सुदृढ़ बनाया जाए बिल्कुल इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक टेन्योर एनसीसी में भी किया था सर, और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। एक तरह से आप सैनिक ही तैयार कर रहे हैं, वो बाद में कल सैनिक बने या ना बने, मगर उनमें वो जज्बा, वो डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सब विवेक वो डाल दिया जाएगा, तो वो एक तरह से और नहीं तो बेहतर नागरिक बन पाएंगे सर। जी, बेहतर नागरिक भी बन पाएंगे सर। और वैसे भी एनसीसी को जब रेज किया गया था तो यही था कि एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है सर। जब सेना बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रही है तो ये एनसीसी के युवा समाज को संभालेंगे और उनकी देखभाल करेंगे सर। एक सैनिक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों में जो आजकल कोई भी राज्य में हो, कोई भी देश में हो, कई तरह की घटनाएं होती है, तो सबसे पहले हमें अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। तो आत्मरक्षा के गुर किस तरीके से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं? किस तरीके से आत्मरक्षा करी जाए, बहुत बड़ा मसला है। हाँ, अब उसमें जैसे कई स्कूलों में कराटे की ट्रेनिंग्स दी जा रही है, इस तरीके से कौन सी कुछ ट्रेनिंग्स हैं? अगर बेसिकली जो हम एनसीसी में देते हैं सर, क्योंकि हम आर्मी इन चीज़ों के लिए स्कूलों और कॉलेज में नहीं पहुंच सकती कि हम सिर्फ मार्शल आर्ट सिखाएंगे। हम तो अपने सेना के अनुसार उनमें डिसिप्लिन भरते हैं, उनको टफ करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, कैंप लगाते हैं, उनको फायरिंग करवाते हैं और अनआर्म्ड कॉम्बैट भी सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं। तो इससे उनको हम मजबूत बना रहे हैं। अब गली मोहल्ले में जाके सेना ऐसा स्कूलों की बात कर रहे हैं। हाँ, स्कूलों में तो ये हमारे थ्रू एनसीसी, कॉलेजों में तो इस तरीके से आत्मरक्षा के कुछ गुर सिखाए जाने चाहिए जिससे हम अपनी भी रक्षा कर सके, दूसरों की भी कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का भी आगाज किया है, जिसमें 2047 तक हमें हमारे देश को विकसित बनाना है। तो इसमें सेना की किस तरीके से भूमिका नजर आ सकती है? सेना सर बिल्कुल देश के हर आने वाले कदम के, आने वाली प्रोग्रेस के साथ है, आने वाले विकास के साथ है। देश विकास कर रहा है तो सेना भी विकास कर रही है। सेना सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा, देश सशक्त होगा तो ये आपस में बिल्कुल हमारा साथ साथ चलता ही रहेगा। जी, अभी तीसरे नंबर पर हैं हम सर। फिर बाद में 2047 तक जब आएगा तब अपने आप को हम फर्स्ट नंबर पर देखेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से हम भी उन जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होंगे। आपने 40 साल तक सेवा करी है, देश की सेवा करी है, तो आप कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाह रहे हो जो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करे? सर जैसा मैंने कहा कि मैं अभी हाल ही में राजस्थान स्टेट का प्रेसिडेंट ऑफ डिसेबल वॉर वेटरन्स में का अध्यक्ष बनाया गया हूँ सर। और अब मैं चाहता हूं कि सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों, आमतौर पे क्या है सर कि जो शहीद हो गए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन मीन्स जो उनके आश्रित हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको जॉब भी देते हैं, कई जगह जमीनें भी देते हैं। मगर ऐसा ये अभी तक जो घायल सैनिक थे, जैसे मैं ये स्पेशली आज ये कैप पहन के आया हूँ बताने के लिए कि वो वीर योद्धा जो कि घायल हो गए, लड़ाई का मैदान उन्होंने नहीं छोड़ा, संघर्ष करते रहे। हाँ, जब लल इन द बैटल होता है, जब एक टैक्टिकल पॉज लिया था, तब ऐसे घायल सैनिकों को जिनको बचाया जा सकता है उनको बचाते हैं। अब वो बच के अगर समाज में वापस आ गए हैं घायल होकर,
तो समाज उनको एक अपाहिज की दृष्टि से ना देखे, बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आए। सेना तो करती है मदद जी, उनको डिसेबिलिटी पेंशन देती है, वॉर वुंडेड इंजरी एलिमेंट भी होता है, मगर सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों भी उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम निकालें। उनके लिए हमारा जो डीवेव कहते हैं सर उसको, घायल सैनिकों की संस्था को, वो करती है जगह जगह जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम करते हैं। अभी देखिए कोई 4 फरवरी को नेशनल लेवल पे हम दिल्ली में 2-4 अच्छे एनजीओ हमारे साथ आए हैं जो कि घायल सैनिकों के लिए दौड़ेंगे सर, करते हुए पथ पर सर। जी, पाठ्यक्रम में जवानों की स्टोरी को कितना ऐड किया जाना चाहिए? जो हमारा चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो सैनिकों की वीर गाथाएं हैं, आपको लगता है कि उनको अधिक तवज्जो दी जानी चाहिए? क्योंकि अभी चलती है, 1-2 स्टोरी चलती रहती है हर एक पाठ्यक्रम में, हर स्टेट जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बहुत मोटिवेटिंग है सर, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करता है सर। और स्पेशली अगर महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनकी वीर गाथाएं हर एक को तो कंठस्थ हैं ही, मगर जो अब जो शहीद हो रहे हैं यंग 21-20 साल के बच्चे, हमारे सैनिक, उनकी कहानियां भी, उनकी भी वीर गाथाएं भी पाठ्यक्रम में आनी चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, हाँ बिल्कुल, पीरू सिंह जी हैं, पीरू सिंह हैं सर, उनका आना चाहिए। और जैसे उनका चल भी रहा है कई जब मैं बचपन में था तो मैं अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, उनको लेके मैं प्रेरित होता था। और कर्नल होशियार सिंह जिनको परमवीर चक्र मिला था सर, उनको देख के हम स्कूल में पढ़ते तो हम उन दिनों 71 वॉर और 65 वॉर उसी का परिणाम आपके रूप में नजर आ रहा है। नहीं, मैं तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं सर, वो तो उनके पसीना पे चलने की कोशिश तो चल रही है, वो तो कोशिश तो करिए, आपने 40 साल तक सेवा करी। सर। जी, आप लंबे समय तक कश्मीर में भी रहे जैसा आपने बताया, तो कश्मीर के जो हालात पहले थे और अब 370 हटने के बाद में किस तरीके से पूरे हालात को देखते हैं? ये 370 तो सर मैं आपको अपनी मन की बात बताता हूँ। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट, बिल्कुल नया फौज में, और वहाँ कश्मीर में पहली पोस्टिंग थी, तो मुझे ये बड़ा अचरज हुआ कि ये 370 है क्यों। अच्छा, जब भी हमारा अभिन्न अंग है, हमारा सिर है, हमारा दिल है, ये कश्मीर एक देश एक संविधान है, तो इनके लिए अलग से क्यों, तो इसके अलग क्यों है? ये तो हर सैनिक, बल्कि वहाँ के कई लोग भी कहते थे कि हमको नहीं पता कि 370 क्यों है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, वो जाने, मगर ना सेना उसको उचित मानती थी, ना वहाँ के कुछ लोग। तो इसलिए ये अब काफ़ी अभी क्योंकि 370 हट गए, एक तो कश्मीरी लोग अपने आप को जो नहीं समझते थे वो देश का अभिन्न अंग समझने लगे कि यस हम तो हैं ही इस देश के, हमारे ऊपर बिना बात के स्टैंप लगा दी गई थी। अब कश्मीरी और हिंदुस्तानी कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। जी, तो अब कितना कुछ सुधार आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? सर मैं रिसेंटली गया था वहाँ पर, और काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सुधार, और अब तो आप जानते हैं कि बहुत जल्दी वो ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से श्रीनगर तक जाएगी सर, और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन्स और सबसे बेहतरीन जो रेलवेज है उस तरफ का, वो बनने जा रही है सर, अब कुछ दिनों में बनी जाएगी। तो ये देश से इतना अच्छा कनेक्ट हो गया है वो, और 370 तो हटा, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सब चीज़ें ऑल ओवर वहाँ पर प्रोग्रेस होने लग पड़ी है सर। भारतीय जो सेना है, भारतीय जो सेना है वो अच्छे से काम कर रही है और बेहतर तरीके से काम करे। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ सुधार और किए जाने चाहिए? सुधार में मतलब वो तो एक प्रोसेस है ही सर जी, सुधार का तो क्रम चलता ही रहता है, एक बिल्ट इन प्रोसेस है सर हमारा, कि हम हमेशा टेक्नोलॉजी और टेक्निकल से और स्ट्रेटेजिकल रूप से हम अपना नई सोच विचार रखते हैं, वो करते भी रहते हैं हर तरह से, ट्रेनिंग में भी और अपने युद्धाभ्यास में भी। और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जो इक्विपमेंट है, वॉर इक्विपमेंट, और हमारी खुद की सुरक्षा के लिए जो आजकल साधन लाए जा रहे हैं, वो स्पेशली रिकॉनेसेंस के साधन और सर्विलेंस के साधन, ये बहुत अच्छे ढंग से है सर, ये उन्नति कर रहा है सर। भारतीय सेना के समक्ष चुनौतियां आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो क्या क्या है, और चुनौतियों की, चैलेंजेस की बात करी जाए? हाँ सर, एक
मन में है कि हम एक सैनिक होते, जब मैं दोनों बॉर्डर पे था, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो हमेशा सोचता था कि वो इलाका जो मेरा है, मेरा मतलब कि मेरे देश का है, वो उसके पास क्यों है। हाँ सर, पीओके का जिक्र कर मैं पीओके जिक्र करता हूँ, मैं अक्षय चीन का भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं गिलगिट का भी जिक्र कर रहा हूँ, वो उसके पास क्यों रहे जब मैं ताकतवर हूं। अब मैं वो नहीं रहा 47 वाला, अब मैं हूं सक्षम, और अगर मेरा इलाका वहां है तो क्यों नहीं है हमारे पास आना चाहिए। ये मेरे ख्याल हर सैनिक ही ये सोचता है जी। और इसके अलावा जैसे पूर्वोत्तर की बात करी जाए, पूर्वोत्तर में भी एक अलग तरीके से चल रहा है, वामपंथ उग्रवाद वगैरह, उससे सेना लगातार लड़ती जा रही है। सेना सक्षम है सर हमारी। मैं ईस्ट में भी रहा, मैं इम्फाल में भी था, मगर हम देख सकते हैं सर, उसको कोई बड़ी बात नहीं है उस तरह। मेजर चैलेंजेस हैं ये दोनों, हमारे पड़ोसी देश, उनको हम हैंडल कर लें। जी सर जी। और जो आजकल के जो युवा हैं, उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 40 करोड़ युवाओं का हमारा देश है, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में 40 करोड़ युवा हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में भी कहते हैं कि इन युवाओं से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल सर। और नहीं, और हमारे, मैं तो एक सैनिक होने के नाते फिर से कह रहा हूँ कि अगर युवा भी वही सोच रखते हैं जो एक सैनिक रखता है, और 1971 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, हर जगह सेना ने अपनी एक प्रभावी भूमिका निभाई है। किस तरीके से आप मतलब ओवरऑल पूरी सेना का जो अब तक का जो सफर है उसको किस तरह से देखते हैं? सर जैसे मैं शुरू में भी कहा था कि जज्बा तब भी मरने मारने का, देश के लिए मिटने का तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा सर। ये जो यूथ का जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको पूरे देश को जिनसे उम्मीदें हैं, मुझे भी और आपको भी, वो भी यही जज्बा को आगे लेके जाएगी सर। जी। देश की जीडीपी में जो योगदान है वो लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है, तो आपको क्या लगता है और किस तरीके से मतलब किया जाए इसमें? हमारी ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस, हमारे खुद पर्सनल सेफ्टी के साधन उनमें आए, और हमारा वॉर इक्विपमेंट और स्ट्रांग हो, और स्पेशली साइबर वॉरफेयर जो है, हाँ, साइबर टेररिज्म और साइबर जिस तरीके से चल रहा है, अभी कॉन्फ्रेंस भी लगातार चल रही पूरे देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एआई जो हर फील्ड में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम भी उसका भी, अगर हम का उचित उपयोग और प्लस उसके अगर हमको सावधान रहने की जरूरत है तो वो भी हमारे पास संसाधन हो। जी सर, आज आप कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छे से आपने बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।